नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र शिलांग में हमारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त और आज का एंकर डॉक्टर अतुल जेम्स सिंह। आज हम जिस चर्चा पर बात करना चाहते हैं वो है पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी का प्रचार प्रसार, वर्तमान परेशानियां और चुनौतियां। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो मुख्य अतिथि। हमारे पहले मुख्य अतिथि हैं श्री राघवेंद्र जी, जो कि स्वयं एक शिक्षाविद हैं और भाषाविद भी। हमारे दूसरे अतिथि हैं श्री अजरुद्दीन जी, जो स्वयं एक शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं। आप दोनों का आज की इस चर्चा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वो अपनी कम से कम 200 जनजातीय भाषाएं एवं बोलियों के लिए जाना जाता है और ऐसे में हिंदी का प्रभाव, प्रचार एवं प्रसार यहाँ कितना सफल है और कितने अधिक प्रयास किए जाने हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न मैं आदरणीय अजरुद्दीन सर से पूछना चाहूंगा। सर, हम संविधान के मूल ढांचे पर बात करते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 भाषाओं को प्रदेशों के कितने वर्गों में बांटता है? धन्यवाद अतुल जी। देखिए, जहां तक बात राजभाषा अधिनियम की है तो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य भाषाई विभाजन की दृष्टि से ग क्षेत्र में आते हैं, जिसका सीधा सा तात्पर्य है कि वो क्षेत्र जहां पे भाषा एक संपर्क भाषा के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में अपनाई गई है और जिसके संपर्क भाषा बनाने के लिए प्रयास जारी रखे गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य जो है वो श्रेणी ग में आते हैं। तो इसी से आगे चढ़ते हुए मैं श्री राघवेंद्र जी से अगला प्रश्न पूछना चाहूंगा। राघवेंद्र जी, अगर हम भाषा की संवेदनशीलता को देखें और 2011 की जनगणना को देखें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य में हिंदी की अलग से स्थिति क्यों बनी हुई है? धन्यवाद अतुल जी। अगर जनगणना 2011 के आंकड़ों पर नजर डालें तो संपूर्ण भारत में हिंदी भाषा भाषियों की संख्या लगभग 44% है और लगभग 57% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की स्थिति थोड़ा अलग है। यहाँ भी राज्यों को दो वर्गों में रखना होगा। पहले वर्ग में असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं जहाँ हिंदी भाषा भाषियों की संख्या काफी अधिक है। हिंदी बोलने वाले, जानने वाले, समझने वाले लोग आपको बहुतायत में मिल जाएंगे और इसके पीछे मुख्य कारण है उनका इंडो आर्यन परिवार से संबंधित होना, भाषा परिवार से संबंधित होना। दूसरे वर्ग में राज्य आते हैं जैसे मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्य जहां हिंदी का अभी उतना ज्यादा प्रचलन नहीं है। इसके पीछे और भी कई अन्य कारण हैं, जैसे कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति, दुर्गम क्षेत्रों का होना। तो एक तरफ जहां असम और अरुणाचल में हिंदी भाषा भाषी आपको पर्याप्त संख्या में मिल जाएंगे, तो दूसरी तरफ इन राज्यों में अभी स्थानीय भाषाओं और अंग्रेजी का प्रचलन अधिक है। जी, तो अगर हम इसी आधारभूत ढांचे की बात करें जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, तो अजरुद्दीन जी, उसमें एक बात निकल कर आई है और वो ये है कि जो हम केंद्रीय कार्मिक या कर्मचारी हैं उनके लिए वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी यानी कि कार्य साधक ज्ञान का लक्ष्य क्या तय किया गया है? देखिए, जैसा आपने अपने प्रश्न में ही कहा है कि कार्य साधक ज्ञान न सिर्फ ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बल्कि राज्य कर्मचारियों के लिए भी हमें उपयोगी लगता है, क्योंकि हमारा एक देश जो ये देश है वो कहा जाए तो संवैधानिक ढांचे से चलता है और केंद्र और राज्य सरकारों का आपस में तालमेल बना रहता है। और जब बात आपस में अकादमिक रूप से या कहा जाए तो पत्राचार के मामले आते हैं, तो हम देख सकते हैं कि न सिर्फ केंद्र सरकार पत्राचार करती है राज्यों से, बल्कि राज्य के कर्मचारी भी केंद्र सरकार से पत्राचार करते हैं। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, इसलिए चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों,
सभी के लिए लाजमी है कि सामान्य भाषाई नॉलेज उनके पास होना चाहिए, उतना ज्ञान हो कि वो अपनी बातें केंद्र सरकार तक पहुंचा सकें, या केंद्र सरकार से कोई पत्र आते हैं, कोई आर्टिकल्स उस तरीके से आते हैं, तो वो सुने, समझें, देखें और उसका प्रचार प्रसार कर सकें। जी बिल्कुल। तो मेरा अगला प्रश्न या चर्चा का विषय राघवेंद्र जी के साथ है। तो राघवेंद्र जी, हम जानते हैं हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में देखा जाता है, लेकिन गत कुछ समय से एक कुछ नई चीज हमें देखने को मिल रही है। वो ये है कि पूर्वोत्तर में हिंदी कुछ अलग रूप में आ रही है। जैसे कि अगर आंकड़े देखें तो नागामीज और नेफा। तो आप इस विकास को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से अतुल जी, यह एक बहुत ही अद्भुत भाषाई घटना है। अगर हम नागामीज की बात करें तो असम की असमीज और यहाँ की स्थानीय भाषाओं का एक मिश्रित रूप है। इसे हम शुद्ध हिंदी तो नहीं कह सकते, पर संपर्क भाषा के रूप में इसका महत्व अधिक है। इसने हिंदी के जो व्याकरण है, जो क्लिष्ट व्याकरण है, उनको सरलीकृत किया है और एक संपर्क भाषा का माध्यम तय किया है। दूसरी तरफ अगर हम अरुणाचल प्रदेश की नेफा हिंदी की बात करें तो वह हिंदी के अधिक निकट प्रतीत होती है। साथ ही अगर हम मेघालय की गारो, खासी जैसी भाषाओं को देखें तो जो उनकी संरचना है वो हिंदी से थोड़ा अलग है। तो अतीत में भी अगर हम देखें तो हिंदी ने अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात किया है। इससे हिंदी भी समृद्ध हुई है और उन भाषाओं की समृद्धता भी बढ़ी है। जैसे अनेक अरबी, फारसी, पुर्तगीज, लैटिन, इन शब्दों की बहुतायत में आप हिंदी में देख सकते हैं। तो नागामीज और नेफा हिंदी को मैं इसी क्रम में देखना चाहूंगा। बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। और दरअसल अगर देखा जाए तो भाषा का मूल उद्देश्य क्या है? संपर्क। तो अगर ये नई भाषाएं भी आ रही हैं संपर्क के रूप में, तो हमें लगता है हमें इसका काफी स्वागत करना चाहिए। जी। मेरी अगली चर्चा का विषय जो है वो अजरुद्दीन सर से है। सर, 16 फरवरी 2026 को संसदीय हिंदी समिति ने अपनी 13वीं रिपोर्ट पेश की और इसे हमारी राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार किया। उस रिपोर्ट में ऐसे क्या चर्चा के विषय हैं जिससे कि पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर कुछ धरातल पर चुनौतियां नजर आती हैं? देखिए अतुल जी, आपने जो मुद्दे उठाए हैं, जहां तक राष्ट्रपति महोदया को सौंपी गई रिपोर्ट का बात है, उसमें सबसे अहम मुद्दा जो है वो है कि यहाँ का जो अनुकूलन वाली बातें हैं, हिंदी को लेके अनुकूलन जो अकादमिक स्तर पर है वो काफी धीमा रहा है, बनिस्बत इसके कि जब हम जनता में देखते हैं, लोगों में देखते हैं, तो इसके रिजल्ट्स और अच्छे हैं। और आपको एक चीज बता दें, अगर हम हिंदी के प्रचार प्रसार को अकादमिक या प्रशासनिक स्तर पर हम नापना चाहें तो ये थोड़ा सा हमें लगता है कि नाइंसाफी हो जाएगी यहाँ के लोगों के लिए। प्रचार प्रसार की जो बेसिक चुनौतियां हैं वो शुरू ही होती हैं कि आप सिर्फ लिखने पढ़ने पर ध्यान न दें। यहाँ जो लोगों का आपस में मेल जोल है, जिसमें आप देखेंगे जो अभी आंकड़े राघवेंद्र जी ने बताए या जो अभी आपने बताए, उन आंकड़ों में तो हम 44% दिख रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है 44% के आसपास हिंदी बोलने में सक्षम है, हिंदी पढ़ने लिखने में सक्षम है। ये आंकड़े हैं सिर्फ। अगर आप धरातल पे जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे लगभग 60-65% से अधिक लोग हिंदी बोलने और समझने में सक्षम हैं। तो चैलेंजेस कहीं और हैं और हम उसकी नब्ज कहीं और तलाश रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसकी जो दायरा है, उस दायरे को सिर्फ अकादमिक स्तर तक न रखें, इसको थोड़ा सा और विस्तार दिया जाए। बिल्कुल अजरुद्दीन जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। इसमें मैं शायद राघवेंद्र जी और अजरुद्दीन जी, आप लोग शायद सहमत होंगे कि अगर हम इसमें तकनीकी अनुकूलन यानी कि टेक्निकल अडेप्टेशन करें तो शायद हिंदी का प्रसार पूर्वोत्तर में और ज्यादा हो पाएगा। निश्चित रूप से। तो राघवेंद्र जी, अब पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को अपनी स्थानीय भाषा और अपनी संस्कृति से बेहद लगाव है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि किसी कारणों से
हिंदी का प्रचार प्रसार शायद पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत तेजी से नहीं हो पा रहा है? जी अतुल जी, मैं इसे चुनौती के रूप में नहीं देखूंगा, मैं इसे समन्वय के रूप में देखना चाहूंगा। और जहां तक अपनी मातृभाषा से लगाव की बात है तो यह बहुत ही स्वाभाविक है। कहा गया है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। और एक संस्कृत उक्ति भी है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभाषा से स्नेह होना एकदम सामान्य सी बात है, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें हिंदी को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में प्रस्तुत नहीं करना है, हमें उसके सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करना है। यहाँ लोगों को यह विश्वास होना जरूरी है कि हिंदी उनकी मातृभाषा को प्रतिस्थापित नहीं करेगी, हिंदी उनकी मातृभाषा को सशक्त बनाएगी। तो संपर्क भाषा के रूप में निश्चित रूप से हिंदी का उत्थान हो रहा है। जो नई पीढ़ी है वो ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। इसमें सिनेमा का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सिनेमा हमारे समाज का प्रतिबिंब होता है। तो मैं इसे चुनौती के रूप में नहीं देखूंगा, मैं इसे समन्वय के रूप में देखना चाहूंगा। बिल्कुल राघवेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, जब सिनेमा की बात निकली है तो मैं उसमें आपसे पूछना चाहूंगा कि सिनेमा या बाकी जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, क्या इनको एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषाओं का भी प्रचार प्रसार करें? बिल्कुल सर, और वस्तुतः ये प्रचार प्रसार हो भी रहा है। आप अगर यहाँ के लेखकों की बात करें, जिसमें भूपेन हजारिका, उनके लिखे हुए गीत बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। और थोड़ा अगर हम ऐतिहासिक क्रम में पीछे जाएं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो कृतियां हैं वो हिंदी को, असमी भाषा को, बांग्ला को, इनको अधिक समृद्ध बनाती हैं। तो निश्चित रूप से मीडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है और मीडिया इसमें और अधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलूंगा कि असम के ही हमारे एक पार्श्व गायक हैं जो कि बॉलीवुड में अपनी आवाज देते हैं, उनका नाम है पेपॉन, और वो युवा वर्ग में बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अजरुद्दीन जी, जो हिंदी राजभाषा रिपोर्ट जो राष्ट्रपति महोदया को सौंपी गई थी, उसमें एक मुद्दा उठा था कि तकनीकी शब्दावली और अनुवाद को बढ़ाने का। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा अभी राघवेंद्र जी ने बताया कि बॉलीवुड या म्यूजिक, जो भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर इस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदी के प्रचार प्रसार की ज्यादा संभावनाएं हैं। और इन्होंने एक बात साझा की जो समन्वय की बात की। तो समन्वय एक ऐसी तकनीक है जिसमें सारी चीजें आत्मसात हो जाती हैं। अगर हम जिस तकनीकी भाषा की आप बात कर रहे हैं, उस तकनीकी भाषा को हम लोगों के मेल जोल के साथ जोड़ दें, जिसको आप कह सकते हैं कल्चरल इंटरेक्शंस। अभी आप देखें कि आज के दौर में कहा जाए तो कम-बेश 10-15 सालों में जो हिंदी का लगाव, जो प्रचार प्रसार यहाँ बढ़ा है, वो समन्वय का परिणाम है, न कि तकनीकी प्रचार प्रसार का। अगर लोग यहाँ आते हैं या यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में, वहाँ पर उनकी पढ़ाई लिखाई होती है या उनके साथ वहाँ का कल्चरल इंटरेक्शन होता है, जब वो जुड़ते हैं तो अपने आप वो तकनीकी शब्दावली सीख लेते हैं। जैसे हम लोग भी आए, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हमें खासी का कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें बच्चों से जुड़ाव के बाद पता चला कि यहाँ खुबलेशी बून का भी महत्व है। तो जब ये जुड़ाव होता है तो ये वन साइडेड नहीं होता है, एक तरह से नहीं होता है, ये दोनों साइड से होता है। तो मेरा मानना है कि भाषा के विकास के लिए आप जोर जबरदस्ती की बात ना करें। पहले ये तो प्रेम से ही ये आगे बढ़ेगा कि आप आपस में मेल जोल बढ़ाएं। कितना ज्यादा हम मेल जोल बढ़ा सकते हैं। अकादमिक स्तर पे आपको विकास करना है तो हम बच्चों को एक दूसरे कॉलेज से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के कॉलेज से हम उनका इंटरेक्शन बढ़ाएं। जितना ये इंटरेक्शन बढ़ेगा, जितना उनका आपस में मेल जोल बढ़ेगा, ये सारी तकनीकी चीजें जो है अपने आप धीरे धीरे साइडलाइन हो जाएंगी। तो मेरा मानना ये है कि हम तकनीकी पक्ष को ज्यादा जोर न देके हम व्यवहारिक पक्ष को ज्यादा जोर दें, तो भाषा का प्रचार अपने आप हो जाएगा और बिना किसी दबाव के हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त बात कही है अजरुद्दीन सर आपने। और केंद्रीय जितने भी कार्मिक हैं
वो एक कार्यक्रम जानते हैं, भाषा संगम। जी जी तो ये भाषा संगम का प्रचार प्रसार भी अच्छे से हो रहा है। जी। राघवेंद्र जी, मैं आपकी तरफ एक और गंभीर प्रश्न को लेकर जाना चाहता हूं। पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी एक वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पठन पाठन के लिए दी जाती है। क्या आपको लगता है कि इस वजह से भी लोगों का रुझान हिंदी की तरफ कम है? जी बिल्कुल अतुल जी, हमें अपने पाठ्यक्रम में हिंदी विषयों को शामिल करने के लिए मुझे लगता है कि केंद्रीय संस्थानों को और राज्य संस्थानों को आपस में मिलकर के कोई एक मध्यम मार्ग निकालना होगा, जिससे कि निश्चित रूप से यदि वो पाठ्यक्रम में सम्मिलित होगा तो बच्चों की रुचि शायद ज्यादा उस पर विस्तृत रुचि हो पाए। और जहां तक हिंदी के प्रचार की बात है, प्रसार की बात है, तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद उस पर ज्यादा हमारा फोकस होगा। दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि हिंदी भाषा अन्य भाषाओं के साथ जब सम्मिलित रूप से आगे बढ़ेगी, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि जब स्थानीय भाषा हिंदी को अपना सहयोगी मानेगी, तभी हिंदी को हम ज्यादा विस्तृत कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से हमें इस दिशा में काम करना होगा। बिल्कुल। तो चर्चा के अगले मुख्य बिंदु पर आते हैं। एक अच्छी बात यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों के युवा आज बहुत अलग अलग जगह रेस्ट ऑफ द इंडिया जा रहे हैं, चाहे वो रोजगार हो, शिक्षण हो, व्यापार हो या किसी चीज को लेकर, जो कि पहले नहीं देखा जाता था। क्या आप इसको एक पॉजिटिव संकेत देखते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार में? जी बिल्कुल। आपने जिस अभी पिछले प्रश्न में आपने एक टर्म यूज किया था, जैसे भाषा संगम, तो वो भाषा संगम है, हिंदी संगम नहीं। हमें इस पे ध्यान रखना होगा। और जो भाषा संगम प्रोग्राम है वो हिंदी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं के विकास की भी बात करता है। तो वो चीजें तो हमें कहा जाए तो बहुत जोर शोर से हमें अकादमिक स्तर पे आगे बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो हिंदी या दूसरी भाषाओं के प्रति आकर्षित हों, और जो हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं या जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ की खासी भाषा या नागा भाषा है, या कहा जाए तो आपके गारो की भाषा, इन सब में उनका भी इंटरेस्ट बढ़े। दूसरा, जैसे अभी आपने जो शब्द यूज किया कि काम के सिलसिले में लोग बाहर जा रहे हैं, तो देखिए अतुल जी, असलियत तो यही है कि हम जब कोई भी चीज, कोई भी भाषा हम जब सीखते हैं तो उसमें अर्थ एक बहुत बड़ा होल्ड रखता है कि नहीं, हम इसको सीखने से हमें क्या लाभ होंगे। आज की दुनिया बेसिकली लाभ के बारे में ज्यादा बात करती है। तो मुझे लगता है कि रोजगार के जितने अवसर हिंदी में बढ़ेंगे, जितने ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उतने ही लोग जो है हिंदी सीखने के लिए तत्पर होंगे। और रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इन क्षेत्रीय भाषाओं को भी वहां धीरे से साथ में रखना होगा। उनको ये न लगे कि हम अगर हिंदी भाषा बोलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मातृभाषा जो मदर टंग है वो कहीं पीछे छूट जाए। ये भी एहसास उनको ना होने पाए। साथ में लेके चलना, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा इस पे तो विवाद ही है। जी बिल्कुल, बहुत ही दुरुस्त बात कही है आपने। अब चूंकि आपने चर्चा मातृभाषा की निकाली है, तो राघवेंद्र जी, शिक्षाविदों में एक चर्चा है कि जो नई शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कही गई है। तो क्या आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे? जी बिल्कुल अतुल जी। देखिए, त्रिभाषा सूत्र की बात सबसे पहले कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। 1964-66 में ये कमीशन आया और प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। तो त्रिभाषा सूत्र का मूल मंत्र ये है, और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी मूल मंत्र है, कि हम सबसे अधिक प्राथमिकता मातृभाषा को दें, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी, और फिर तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी। तो इन 3 भाषाओं को समानांतर रूप से लागू करके कैसे हम शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र में इसी बात पर अधिक जोर है, क्योंकि बच्चा जो भाषा घर में बोल रहा है उसमें वो ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा, ज्यादा उसमें वो उपयुक्त तरीके से अपनी बात रख पाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, इसके बाद हिंदी,
और अंग्रेजी भाषाओं को भी क्रमिक रूप से हमें विस्तार देना होगा, विकास देना होगा। जी तो बिल्कुल आपकी बातों से हम सहमत हैं और इसीलिए हाल फिलहाल में सीबीएसई ने इसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए R1, R2 और R3 लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की है, जिसमें खुशी की बात यह है कि उसमें खासी भाषा का भी वर्णन है। जी तो हो सकता है आने वाले वक्त में हमें खासी भाषा R3 लैंग्वेज के रूप में देखने को मिले। अच्छा, हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर ली, मीडिया की बात कर ली, सिने जगत की बात कर ली। मेरा अगला प्रश्न अजरुद्दीन सर आपसे ये है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये कितनी सहायता दे सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्रों में ये हिंदी का प्रचार प्रसार कर सके? देखिए अतुल जी, जहां तक ई कॉमर्स की बात है तो ई कॉमर्स में अब चूंकि बहुभाषी चीजें चलने लगी हैं और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी उसमें उपयोग किया जा रहा है। और जहां तक बात है कि पूर्वोत्तर राज्यों में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ के बिजनेसमैन या जो कहा जाए जो छोटे लेवल के व्यापारी हैं, वो जब ई कॉमर्स में जाएं या उस प्लेटफॉर्म को देखने जाएं तो वहाँ हिंदी उनको समझ में आने वाली हो। ऐसा ना हो कि जो उसके शब्द ऐसे हों जो इनको समझ में ना आए तो वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमें उस लेवल पर हिंदी का सरलीकरण करना होगा और कहा जाए तो उसका खासी या यहाँ की लोकल लैंग्वेज के साथ हमें आत्मसातीकरण करना पड़ेगा, जिससे वो समझ पाए कि ये जो हिंदी भाषा है वो हमारे खासी के साथ या गारो के साथ या अदर लैंग्वेज के साथ वो समानांतर चल रही है। अगर ऐसी कोई सुविधा ई प्लेटफॉर्म पर हो जाए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हो जाए, तो मेरे ख्याल से लगता है कि उसमें भी एक बड़ा जो है बदलाव देखने को मिलेगा बिजनेस के क्षेत्र में। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा अजरुद्दीन सर। तो मैं ये कह सकते हैं क्या हम कि चाहे व्यापार हो या शिक्षा हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या किसी अन्य तरह का मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ये सब शायद आने वाले वक्त में कारक बन सकते हैं कि ये जो ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार प्रसार की बात है, इसको शायद एक साथ लेकर आ सकें और यहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार और अच्छे से हो सके। तो आज की परिचर्चा के हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि मोहम्मद अजरुद्दीन जी हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहें। धन्यवाद अतुल जी। मेरा निवेदन है, कहा जाए तो यहाँ के जो व्यूअर्स हैं, जो यहाँ के प्यारे प्यारे लोग हैं, उनसे सीधा सा एक विनम्र निवेदन है कि आप हिंदी भाषा को अपने समकक्ष समझें, अपना सहयोगी समझें और इसके साथ मिलकर अपने प्रदेश का विकास जारी रखें। धन्यवाद मोहम्मद अजरुद्दीन सर। इसी तरह मैं निवेदन करूंगा श्री राघवेंद्र जी से भी कि सर आप भी हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश दें। जी अतुल जी, धन्यवाद। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदी हमारी संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो। हमें अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा का सम्मान करना है, पर साथ ही साथ हमें हिंदी सीखने पर भी जोर देना है। हमें ये कोशिश करना है कि हम हिंदी को बेहतर तरीके से जानें, समझें, ताकि हम राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारे पास अवसर हैं उनका हम सही तरीके से सदुपयोग कर पाए। धन्यवाद राघवेंद्र जी। तो आज की हमारी परिचर्चा इसी बिंदु पर समाप्त होती है। तो आज हमने देखा कि पूर्वोत्तर राज्यों में किस तरह हिंदी के प्रचार प्रसार को जोर दिया जा रहा है और किस तरह यहाँ के स्थानीय लोग भी उसको आत्मसात कर रहे हैं। तो हिंदी को विरोध के चश्मे से नहीं देखना है, बल्कि इसे आत्मसात करना है, जैसा कि हमारे दोनों माननीय गेस्ट ने कहा है। और उसके साथ साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम भी यहाँ की स्थानीय भाषाओं का सम्मान करें, उसे आत्मसात करें और उसे अपने साथ लेकर जाएं। सांस्कृतिक धरोहर चाहे कहीं की भी हो, उसे अपनाना चाहिए। और भारत अपनी ही सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। हमारी विविधता और एकता एक होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को एक सुदृढ़ देश होने का, एक सुदृढ़ सांस्कृतिक धरोहर होने का संदेश दे सके। तो इसी के साथ आप सभी को आज के इस कार्यक्रम के लिए नमस्कार, खूब लई, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।